आज हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय MA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का चौथा पेपर लोक साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी इसमें हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। आज यह दूसरा क्लास है और जो इसके पहले वाला क्लास ना देखे हों वो देख सकते हैं। और आज का यहाँ प्रश्न शुरू करते हैं और पहला प्रश्न है, विदेशिया नाटक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। विदेश अथवा विदेशिया। उत्तर, विदेशिया बिहार का संगीत, नृत्य और नाट्य मिश्रित सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है। इस लोकनाट्य के प्रणेता भिखारी ठाकुर थे। पिछले 5 दशकों में नाच के नाम पर जितनी ख्याति भिखारी ठाकुर ने अर्जित की उतनी और किसी ने नहीं। जवानी के दिनों में उनकी आवाज़ और कमर की लचक इतनी सम्मोहक थी कि अच्छे अच्छे नृत्य गायक विशारदों के छक्के छूट जाते थे। उनकी खूबसूरत गायकी और नृत्य अदाकारी के आगे नामी गिरामी नर्तकियां तक पानी भरती थी। उनके कला के सम्मुख बड़े बड़े शहरों की नाटक कंपनियां ठंडी हो जाती थी। मनोरंजन के साथ साथ भिखारी ठाकुर ने स्वस्थ समाज की रचना में बड़ा योगदान दिया है। बाल विवाह, विधवा विलाप, ननद भौजाई तथा नाई की पुकार जैसी सशक्त नाट्यकृतियों के माध्यम से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनैतिकता तथा कुरीतियों पर कुठाराघात किया है। विदेशिया इनका सर्वाधिक चर्चित नाटक है। इसमें एक व्यक्ति विदेश में किसी वेश्या के चंगुल में पड़कर अपने परिवार को छोड़ बैठता है। उसके परदेश चले जाने पर नवपरिणीता उसके विरह में व्याकुल हो अपनी मनः स्थिति का बड़ा ही मार्मिक वर्णन प्रस्तुत करती है। पत्नी फूट फूट कर रोते हुए बटोही से कहती है, गोड़ तोरी लागी रामा भैया बनी जरवा से, हमरी बिनय सुन लेहूँ रे बटोहिया। जहूँ तुहूँ जैबो रामा पूर्वी बनी जीवा से, हमरो सनेस ले ले जाहूँ रे बटोहिया। विदेशिया नाटक में 70 गीत तथा पद्यमय वार्तालाप है और 41 छोटे छोटे गद्यखंड हैं। कथानक छोटा है किंतु भावों के मार्मिक और विशद चित्रों में इस लघुता में गरिमा भर दी है। प्रबंध लिखने वाले कवि की सफलता इसी से है कि वह कथा में मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचानने में निपुण हों और इसमें संदेह नहीं है कि भिखारी ठाकुर भावात्मक पकड़ में बेजोड़ हैं। इस भावात्मक पकड़ के साथ उनके अभिव्यंजना कौशल का योग हो जाने से विदेशिया सहृदयों का हृदय हार ही बन गया है। भिखारी ठाकुर द्वारा प्रदर्शित अन्य नाटक भी विदेशिया नामक स्वतंत्र नाट्य शैली के रूप में प्रचारित हुए। विदेशिया में बांस के खंभों से 10-12 फुट ऊंचा मंच बनाया जाता है। यह मंच चौकियों को जोड़कर बनाया जाता है जो चारों ओर से खुला होता है। प्रदर्शन का आरंभ भगवती वंदना से होता है। नगाड़ों की चोट के साथ अभिनेता जब चौकी पर कूद फांद करते हैं तो एक अजीब सी ध्वनि पैदा होती है। उसके बाद प्रश्न है, 12मासा लोकगीत पर प्रकाश डालिए अथवा 12मासा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 12मासा वियोगजन्य स्थिति में स्त्रियों के मुख से निकलता हुआ स्वाभाविक करुण स्वर 12मासा के रूप में अंकित होता है। गरीबी के कारण पति निरंतर वर्षों तक विदेश रह जाते हैं। प्रेषित पत्रिकाएं पति के वियोग में एकाकी जीवन व्यतीत करने की अभ्यस्त हो जाती हैं, परंतु इनका वियोग निरंतर बढ़ता रहता है।
नायक के वियोग में 12 महीनों में जितने प्रकार के कष्टों की अनुभूतियाँ होती हैं उसी का चित्रण बारहमासा में मिलता है। बारहमासा का प्रधान विषय विरह होता है। यह प्रायः पावस ऋतु में ही गाया जाता है। बारहमासा में वियोग पक्ष की ही प्रधानता होती है। ग्रामीण स्त्रियों का विदेश जाने वाले राहगीरों द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भेजने का तथा दो सखियों का आपस में विरह वार्तालाप आदि का चित्र इन गीतों में चित्रित होता है। बारहमासा के गीत लंबे अवश्य होते हैं, परंतु इतने कारुणिक, सरस और कोमल भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं कि गायकों में किसी प्रकार की शिथिलता और श्रोताओं की रोचकता में कमी नहीं आने पाती। उपर्युक्त की पुष्टि के लिए निम्न बारहमासा का अवलोकन करना अधिक उपयुक्त होगा। अरे आम कटहर टूटी बड़हर, निबुअन अधिक सुरेश, मास आषाढ़ सखि कैस गवाइब, पियवा बलम परदेश हरि हरि। फिर उसके बाद प्रश्न है, लोरी गीत का परिचय दीजिए अथवा लोरी। लोरी गीत भौतिक विकास के क्षेत्र में लोक समुदाय अभी बहुत पिछड़ा है। वायुयानों और द्रुतगामी विमानों पर चढ़कर जहां विकसित और प्रबुद्ध जन चंद्रलोक और गृहलोक के भ्रमण की आकांक्षा रखता है, वहीं अविकसित और अशिक्षित वर्ग मानव द्वारा प्रदत्त कृत्रिम उपहारों को देखकर अपने को धन्य मानता है। गांव में शारीरिक विकास को आदिकाल से ही प्रमुख स्थान मिला हुआ है, परंतु मानसिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास में आज भी ग्रामीण जन अपेक्षाकृत प्रगति नहीं कर पाया है। बच्चे का जन्म होने के बाद से ही शिष्ट समाज मनोरंजन करता है, किंतु ग्रामीण बच्चा अपनी माँ की गोद में किलकारियाँ भरता हुआ या बूढ़ी दादी, नानी आदि के कंधों पर सवार उनकी मधुर और कर्णरोचक गीतों में रमा रहता है। छोटे नन्हे बच्चों को सुलाने या उनको शांत करने में औरतें चाँद, तारे और नाना प्रकार के प्राकृतिक साधनों का नाम ले लेकर गीत गाया करती हैं। इन गीतों की लोरी कहा जाता है। लोरियों में अक्षर, मात्रा और स्वर विशेष का महत्व नगण्य होता है। इन गीतों का मुख्य उद्देश्य जैसे तैसे गाकर बच्चों का मनोरंजन करना होता है। एक ही आशय को व्यक्त करने वाले लोरी गीत विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाए और कहे जाते हैं। लोरियों में गेयता के साथ ही गद्यात्मकता भी होती है। यद्यपि लोरियां अधिकतर गाकर ही सुनाई जाती हैं, परंतु इनके कहने का गद्यात्मक रूप ही अधिक सफल और आकर्षक होता है। भोजपुरी प्रदेश के कुछ लोरियों का उदाहरण देखिए, जिसमें चाँद का मानवीकरण किया गया है। चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा, बबुआ के मुंह में घुटुक। उसके बाद प्रश्न है, लोकोक्तियों और कहावतों में क्या साम्य वैषम्य है। लोकोक्ति और कहावत को लेकर लोगों में बड़ा विवाद है। कुछ लोग इन्हें एक ही शब्द के दो पर्याय रूप स्वीकार करते हैं, तो कुछ भिन्न भिन्न शब्द मानते हैं। वस्तुतः ये दोनों एक ही शब्द के दो पर्याय रूप हैं, तथापि इनमें अन्य शब्दों के पर्याय की भांति ही तात्विक अंतर है। कहावत पर वैयक्तिक छाप लगी रहती है, किंतु लोकोक्ति वैयक्तिकता की संकुचित सीमाओं से मिलकर विश्व के दिगंत में प्रस्तुत हो जाती है। वस्तुतः कहावत भी अनुभवों की कसौटी पर कसी जाकर विकास और लोकप्रियता प्राप्त करके लोकोक्ति का रूप धारण कर लेती है। संक्षेप में कह सकते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा कहा हुआ वाक्य जब अपनी अभिव्यक्ति के अनुरूप सत्य का प्रतिपादन करता हुआ अग्रसर होता है तो कहावत का अधिकारी बन जाता है, किंतु वह कथन लोकानुभाव की पृष्ठभूमि में व्यक्तिहीन होकर प्रतिष्ठित हो जाता है तो लोकोक्ति कहलाने लगता है। उसके बाद प्रश्न है, संस्कार गीत कितने प्रकार